हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में आपका जो टैक्स का सब्जेक्ट है पेपर नंबर 7, उसका दूसरा हिस्सा इनडायरेक्ट टैक्स, उसका जून 2024 का पेपर कैसा हुआ, आज हम उसका रिव्यू करेंगे। दोस्तों, इस रिव्यू में हम दो बड़ी चीजें करेंगे। पहला, हम जितने भी एमसीक्यूज इनडायरेक्ट टैक्स के थे उनको सॉल्व करेंगे लाइव अभी आपके सामने। और दूसरी चीज, जो सब्जेक्टिव हिस्सा है हमारे पेपर का, हम उसमें आपको मार्किंग बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमारी किताब के किस पेज नंबर पे था। 99% केसेस में एग्जैक्ट क्वेश्चन मैच करेगा, 1% केस में कॉन्सेप्ट मैच करेगा। आई टेल यू द एग्जैक्ट पेज नंबर ऑफ माई बुक। ये जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का किताब है, इस किताब के कौन से पेज नंबर का कौन सा क्वेश्चन या कौन सा कॉन्सेप्ट एग्जैक्ट मैच करता है हमारे इस इनडायरेक्ट टैक्स के पेपर से। दोस्तों, मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ना ही ये कोई जादू है, ये कोई लक बाई चांस ऐसा नहीं होता है। जब आप सब कुछ पढ़ के जाते हैं, विशेष रूप से टैक्स में जब आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी करके जाते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट, आपका फंडामेंटल, आपका बेसिक्स बिल्कुल क्लियर है, तो एग्जाम के क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल आते हैं वो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, टैक्स के अंदर जो भी पूछा जाता है, चाहे प्रैक्टिकल हो या थ्योरी, वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद ही आप सॉल्व कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर नंबर 7B का जून 2024 का रिव्यू। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले सेक्शन ए पर आएंगे हम। पहले इनकम टैक्स के हैं, डायरेक्ट टैक्स के क्वेश्चंस हैं, और फिर उसके बाद हमारे इनडायरेक्ट टैक्स के हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स का क्वेश्चन यहां पर शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 7 से। देखिए दोस्तों, व्हाट इज द मॉनेटरी लिमिट फॉर गिफ्ट्स given by the employer to employee in a financial year so that it is not treated as supply under GST। दोस्तों, आपको मैं याद दिलाऊं कि एक शेड्यूल 1 है हमारे जीएसटी में, जिसमें लिखा है कि ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन विल फॉल अंडर जीएसटी इवन विदाउट कंसीडरेशन। लेकिन उसके साथ साथ ये भी लिखा है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में 50,000 रुपए तक का गिफ्ट हुआ तो कंसीडरेशन है, तब भी 50,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट रहेगा। तो लिमिट क्या हो गई? 50,000 ऑब्वियसली। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन ऑफ जीएसटी। हु विल लेवी एंड एडमिनिस्टर आईजीएसटी? आप जानते हैं, इतना सिंपल क्वेश्चन है कि सीजीएसटी और आईजीएसटी ये दोनों हमारी यूनियन गवर्नमेंट के पास हैं, ये दोनों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। गवर्नेंस ऑफ आईजीएसटी इज विद सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? तो जो आईजीएसटी है उसको एडमिनिस्टर करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है। हाँ, बाद में रेवेन्यू शेयरिंग स्टेट गवर्नमेंट के साथ होती है, वो अलग बात है, लेकिन हम बात फिलहाल कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मॉनेटरी लिमिट फॉर जनरेटिंग ई वे बिल अंडर द जीएसटी? वैसे तो आपको बताऊं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग लिमिट्स भी हो गई है, बट इंटर स्टेट ट्रांसफर में एक ही लिमिट है 50,000 रुपीज। तो 50,000 रुपीज वाला हमारा क्वेश्चन का आंसर बैठेगा। अब पूछा जा रहा है कि इनमें से क्या इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 4 दिए दोस्तों, लेकिन इनकरेक्ट वाली इनकरेक्ट क्यों है मैं वो आपको दिखाना चाहता हूं। पावर टू लेवी जीएसटी ऑन एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इन पर जीएसटी है ही नहीं, आप जानते हैं, एक्सक्लूडेड है ये, राइट? लेकिन आगे क्या लिखा है? रिमेन्स विद द स्टेट गवर्नमेंट। सरासर झूठ। यहां पर लिखा है कि जो शराब का जीएसटी है वो राज्य सरकार के पास है। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये असत्य बात है, बाकी तीनों ट्रूथ है। क्वेश्चन पेपर के आप 3 ऑप्शन सेल्फ रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अ लास्ट डेट। जीएसटीआर 7 जो कि टीडीएस से रिलेटेड होता है, उसकी लास्ट डेट है 10 तारीख अगले महीने की, और ये याद करने वाली चीज है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का चक्कर नहीं है। चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है टाइम ऑफ सप्लाई को लेके। आप देख रहे होंगे बड़ा सा प्रश्न है, भारी सा सवाल है भाई, कैसे सॉल्व होगा? कुछ नहीं है। मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाता हूं और आप 1 मिनट में सॉल्व कर लेंगे इसको, वंस यू आर डन विद द रीडिंग ऑफ क्वेश्चन। मिस्टर राजा सप्लाइड अ मशीनरी टू मिस्टर रंका, मतलब किसी ने किसी को मशीन सप्लाई करी ऑन 28 ऑफ जुलाई 2023, यानी कि 28 जुलाई 2023 मशीनरी की सप्लाई की डेट है। द एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी ऑन दैट डे वाज 12%, यानी कि जिस दिन मशीन सप्लाई हुई
उस दिन जीएसटी का रेट 12% था। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त, 1 अगस्त से क्या हुआ, द जीएसटी रेट फॉर सच मशीनरी वॉज रिवाइज टू 18%, यानी कि रेट बढ़ गया, 18% हो गया। कब से 18% हुआ? 1 अगस्त 2023 को। उसके बाद देखते हैं, मिस्टर राजा इशूड एन इनवॉइस फॉर सेल ऑफ दैट मशीनरी टू मिस्टर रंका ऑन 4 अगस्त, यानी कि इनवॉइस इशू करा गया 4 अगस्त को। ठीक है, अभी हम कहानी सुन लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। He received the payment for the same on 10th August. 10 अगस्त को हमें पेमेंट मिल गई। अब 4 तारीखें हैं, यहां पर 28 जुलाई है, 1 अगस्त है, 4 अगस्त है, 10 अगस्त है। बच्चा देख के ऐसा घबराएगा, अरे भाई गड़बड़ हो गई। पिछले वाले क्वेश्चन बढ़िया थे जो अभी तक हम देख रहे थे, है ना। What will be the time of supply and applicable rate of GST? अब हमें दो चीजें बतानी है, एक तो हमें बताना है TOS और एक हमें बताना है GST रेट। हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हिंट बहुत काम आते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, 28 जुलाई, 4 अगस्त, 4 अगस्त, 10 अगस्त, 12%, 18%, 12%, 18% है। अगर हम इन दोनों में से कोई एक चीज भी कैलकुलेट कर लें, अगर टाइम ऑफ सप्लाई मान लो हमने निकाल ली, तो हमें बहुत अंदाजा लग जाएगा कि कौन कौन से ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकते। टाइम ऑफ सप्लाई होता क्या है गुड्स के केस में, याद करके बताइए। टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में होता है इनवॉइस की डेट या फिर ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। गुड्स के केस में यही रूल है। इनवॉइस की डेट क्या है क्वेश्चन के अंदर, ये 4 अगस्त, और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस जिस दिन मशीनरी आपने डिस्पैच करी। आपकी फैक्ट्री से बिना इनवॉइस के मशीन बाहर कैसे निकल गई भाई, तो आपने डिस्पैच करी 28 जुलाई को, 28 जुलाई। तो इन दोनों में से अर्लियर कौन है, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर इज 28 जुलाई। तो अर्लियर क्या बैठा, 28 जुलाई। 28 जुलाई एक ही ऑप्शन में, आपको रेट का सोचने का जरूरत ही नहीं भाई। एग्जामिनर ने एमसीक्यू दिया है तो वो एमसीक्यू के हिसाब से तो पूछेगा आपसे। कितना सिंपल कैलकुलेशन है, सोचिए आपने एक चीज निकाली, दोनों के आंसर आ गए। कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ी था कि आपको परसेंटेज कैलकुलेशन का रूल बताना था और फिर उसके बाद सॉल्व होना था। हो गया क्लियर, चलो भाई ए आंसर हो गया, बाकी कहीं 28 जुलाई है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट नोट कौन इशू करता है। देखो दोस्तों ऐसा है, चलो पढ़ लो पूरा। क्रेडिट नोट इज इशूड बाय डैश एंड इट इज अ डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड फॉर जीएसटी पर्पस। क्रेडिट नोट इनवॉइस का विकल्प है, ऐसे मान सकते हो आप। आपको याद होगा शायद आईटीसी के चैप्टर में आपने पढ़ा हो कि सेलर इनवॉइस इशू करता है जिसके आधार पर कस्टमर क्या करता है, क्रेडिट लेता है, आईटीसी लेता है। और अगर इनवॉइस के साथ साथ कोई सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन है उसी से रिलेटेड, तो क्रेडिट नोट इशू करता है हमारा सेलर। इसका मतलब सेलर के द्वारा इशू करे जाने वाले दो कागज आईटीसी का बेस बनते हैं, एक इनवॉइस और एक क्रेडिट नोट। तो याद हो तो गया कि क्रेडिट नोट किसने इशू करा, सेलर ने। लेकिन अब सेलर के भी दो ऑप्शंस हैं भाई। ये तो बात पक्की हो गई कि बायर तो क्रेडिट नोट नहीं दे रहा हमको, क्रेडिट नोट सेलर ही दे रहा है। बस जब सेलर क्रेडिट नोट दे रहा है तो वो क्यों दे रहा है, फॉर इंक्रीजिंग द टैक्स। अगर टैक्स या टैक्सेबल वैल्यू इंक्रीज करनी होती तो डेबिट नोट इशू होता। हम सामने वाले से पैसे लेंगे तो हम उसे डेबिट नोट इशू करेंगे कि भाई तेरे इतने पैसे देने बाकी हैं तेरे को, तू हमारा कौन बन रहा है, डेटर। लेकिन अगर उससे ज्यादा पैसे हमारे पास आ गए, फॉर रिड्यूसिंग द टैक्स और टैक्सेबल वैल्यू, हमने बिलिंग कर दी है 100 यूनिट की लेकिन हम 80 की करना चाहते थे, 20 यूनिट की बिलिंग हमें कम करनी है, तो फिर हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे। सो राइट आंसर इज सप्लायर फॉर रिड्यूसिंग द टैक्सेबल वैल्यू और द टैक्स। ठीक है, चलो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बच्चे की होनी चाहिए। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आईजीएसटी कैन नॉट बी लेविड। नीचे 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ऐसी खतरनाक चीज है जिसके ऊपर आईजीएसटी नहीं लग सकता। अब बच्चा कह रहा भाई मैं तो कभी याद ही नहीं करा आईजीएसटी किस पे नहीं लग सकता। मैं बताता हूं आपको, देखो पहला ऑप्शन है असेसेबल वैल्यू,
बेसिक कस्टम ड्यूटी और सोशल वेलफेयर सरचार्ज, इस पे तो लगता ही है, हम IGST तो लगाते हैं इस पे। कस्टम ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी, इस पे भी लगता है। असेसेबल वैल्यू, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, ये तो सब हमने पढ़ा है। कस्टम के अंदर GST कैलकुलेशन करने से पहले सारी ड्यूटी लगा देते हैं हम, असेसेबल वैल्यू, बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, एंटी डंपिंग ड्यूटी और ये सेफगार्ड ड्यूटी, जितनी ड्यूटी लगनी है सब लगा दी जाती हैं और फिर निकलता है IGST। लेकिन GST का एक रूल याद है तुम्हें, GST लगाने से पहले GST के अलावा बाकी सारे टैक्स लग जाने चाहिए, सबसे अंत में GST लगता है। GST on any transaction is applied after adding all the taxes। वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़ा होगा ना आपने, यहां देखना जरा सी ऑप्शन में क्या लिखा है, बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस कॉम्पेंसेशन सेस। कॉम्पेंसेशन सेस तो खुद अंदर GST के अंदर आता है, तो GST का सेस के ऊपर GST थोड़ी निकल जाएगा भाई। टैक्स ऑन टैक्स का रूल खत्म करने के लिए GST आया ना, तुम याद करना। कॉम्पेंसेशन सेस भी GST के अंदर है, IGST भी GST के अंदर है, तो GST में IGST GST सेस के ऊपर कैलकुलेट नहीं होता, राइट, सिंपल। चलो अब देखते हैं 15वां प्रश्न। ये भी याद करने वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ समझने का नहीं है। वो कह रहे हैं कि सेफगार्ड ड्यूटी शैल बी सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपायरी ऑफ डैश। कितने साल के लिए सेफगार्ड ड्यूटी जनरली सरकार लगाती है? 4 वर्ष के लिए, और उसे बढ़ाकर 10 वर्ष तक किया जा सकता है। तो 4 ईयर और 10 ईयर हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब सेक्शन बी के अंदर हम आपको दिखाएंगे वो पेज नंबर्स जिनसे उठकर कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन हमारी किताब से आया। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि अगर आप 100% करके जाएंगे तो कभी आपको पेपर में घबराहट होगी ही नहीं, सब कुछ आपको आता होगा। चलिए हम सेक्शन बी में सीधे चलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के पोर्शन की तरफ, IGST मतलब GST और कस्टम। क्वेश्चन नंबर 5 तक देखिए इनकम टैक्स है। क्वेश्चन नंबर 6 से पहला क्वेश्चन है बड़ा सिंपल थ्योरी का, स्टेट द डिफिकल्टीज और लिमिटेशंस इन प्री GST रिजीम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। GST आने से पहले क्या समस्याएं थी? तो अगर आप पेज नंबर 3 पर जाएंगे तो वहां एक टॉपिक है क्योर फॉर इल। इनडायरेक्ट टैक्स पुराने वाले सिस्टम में क्या क्या बुराइयां थी जिसको सही करने के लिए हमारे पास GST आया। राइट अ शॉर्ट नोट मीनिंग, फंक्शंस, फीचर्स ऑन GST नेटवर्क। आप जाएंगे क्वेश्चन नंबर 30 और 36 देखेंगे पेज नंबर 19 पर, तो आपको दिखेगा कि वो GST नेटवर्क एग्जैक्ट ऐसे ही लिखा हुआ है, फंक्शंस एंड फीचर्स। अगला क्वेश्चन है मिसेस पूजा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर आपको ये बताना है कि कंपोजिशन स्कीम इनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। असल में इनके 2 बिजनेस हैं, तो आपको बताना है कि दोनों बिजनेस के में अलग अलग कर सकते हैं कि इधर की कंपोजिशन मिल जाए और इधर की रेगुलर मिल जाए। सेम क्वेश्चन, बस नाम चेंज है। मेरी किताब में 2 जगह है। क्वेश्चन नंबर 112 पेज नंबर 147, या फिर क्वेश्चन नंबर 247 पेज नंबर 182। ये 2 बार इस किताब के अंदर है। अगर आप प्रैक्टिस करे हुए होंगे, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करे हुए होंगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान होगा, राइट। बस आपको ऐसा लगेगा कि हम तो 2 बार कर चुके हैं, तो तीसरी बार हम कर रहे हैं। 7 का बी देखिए, मिस्टर जय को एक एडवांस मिला किसी सप्लाई के अगेंस्ट, फिर उसके बाद इनवॉइस इशू हुआ, फिर बची हुई पेमेंट मिली। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है टाइम ऑफ सप्लाई क्या है गुड्स के केस में। ऑब्वियसली एक क्वेश्चन तो ये है, और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर ये सर्विस होती तो क्या होता, वुड हैव प्रोवाइडेड सर्विसेज ऑन 16 मई। सर मेरी किताब में ना सबसे पहला ही क्वेश्चन टाइम ऑफ सप्लाई का जो गुड्स को लेकर है बड़ा सिंपल, और सर्विस को लेकर बड़ा सिंपल। बस वो 2 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो ये क्वेश्चन आपको आता है भाई गुड्स में क्या रूल है, इनवॉइस और ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। सर्विस में क्या रूल है कि भाई अगर आपने इनवॉइस 30 दिन के अंदर इशू कर दिया है तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और अगर इनवॉइस 30 दिन में इशू नहीं हुआ तो फिर सर्विस कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो अगर ये सिंपल 2 कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं तो 7 नंबर का ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। 2 क्वेश्चन शुरू के पेज नंबर 207 पर अगर आप कर पाते हैं। ये तो क्वेश्चन ऐसा था कि अगर आप
बिल्कुल सिंपल रूल भी आपको याद है और क्वेश्चन आप नहीं भी घर से करके गए थे तब भी हो जाता आपसे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8A इज अबाउट रजिस्ट्रेशन। ये अच्छा प्रश्न है, हम युगों युगों से इस प्रश्न का इंतजार कर रहे थे। रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में दोस्तों एक टॉपिक है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस दिन आपके ऊपर लायबिलिटी आती है ना, उसके 30 दिन के अंदर आपको अप्लाई कर देना चाहिए। अगर आप अप्लाई कर देते हो, 30 दिन के अंदर कर देते हो, तो जिस दिन लायबिलिटी आती है उसी दिन से इफेक्टिव माना जाता है आपका रजिस्ट्रेशन। और अगर आप 30 दिन के बाद अप्लाई करते हैं तो फिर जिस दिन सर्टिफिकेट आता है वो दिन माना जाता है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इस नन्हे से कॉन्सेप्ट को अगर आप हमारे पेज नंबर 332 पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, और उस पर 7 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। यहां क्लियरली लिखा है लीगल प्रोविजन शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। खाली डेट नहीं लिख कर आनी है कि बस क्वेश्चन पढ़ा, डेट आपको पता चल गई, समझ आ गई, डेट लिख दी। नहीं, you need to explain why are you giving that date, what is the rule behind, so you can refer page 332। खैर, और ये सारी हमारी ई बुक्स बच्चों के पास हैं, फिजिकल बुक्स बच्चों के पास हैं। जितने हमारे पेड स्टूडेंट हैं उनके पास तो फिजिकल बुक है, ठीक है। तो बस मेरा हमेशा आप सबसे यही कहना है कि बिना कुछ सोचे, बिना कोई वेरिफिकेशन के चक्कर में पड़े आप हमारी किताबें ट्राई किया करिए, सॉल्व किया करिए, अटेम्प्ट किया करिए। बच्चे मैं देखता हूँ पहले इस किताब को पढ़ते हैं, फिर उस किताब को पढ़ते हैं, फिर उस किताब को पढ़ते हैं, फिर वो 4 जगह मैचिंग करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है। खैर, अब आइए 8B। सर ये कस्टम वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, सिर्फ नाम चेंज है, और मेरे यहाँ 20,000 है या 25,000 है। क्वेश्चन नंबर 41 पेज नंबर 459 पर। इसमें डेमरेज चार्ज की एडजस्टमेंट है, ये देखिए डेमरेज चार्ज की, और बाइंग कमीशन, जिसको लेकर कई बार आप पूछते हो कि बाइंग कमीशन तो नहीं लेते, डेमरेज कभी लेते हैं कभी नहीं लेते। तो जो ट्रीटमेंट हमने क्लासेस में किया है बस वही आपने पेपर में करना है। बड़ा सिंपल सीधा प्रश्न आपके सामने आया था। तो दोस्तों बहुत बहुत बधाई उन बच्चों को जिन्होंने ये पेपर दिया, और आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, आपकी सफलता इंश्योर हो चुकी है। और जिन्होंने आगे पेपर देने हैं वो ये शिक्षा ले लें कि बिल्कुल अच्छे तरीके से मन लगा के आप हमारी क्लासेस, हमारी किताबों से पढ़िए, कुछ और करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारे टेस्ट पेपर दीजिए, हमारे कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, हमारी क्लासेस देखिए, हमारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।